ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 22 दिसंबर को प्रभास की सलार थिएटर में रिलीज हो गई है। आज सुबह मैंने फर्स्ट शो बुक किया था 8 बजे का, पर जब मैं थिएटर में पहुंचा तो शो शुरू ही नहीं हुआ था। शुरुआत में कुछ डाउनलोड का इशू बताया जा रहा था कि फिल्म डाउनलोड ही नहीं हुई है। बाद में केडीएम का इशू बताया गया। 1 घंटा देरी से 9 बजे के करीब शो शुरू हुआ और अंदर जाने के बाद में जितना मैंने देखा था 80% थिएटर भरा हुआ था। तो इतनी सारी जो भीड़ थी उसे लगभग 1 घंटे तक बाहर ही खड़ा रखा गया था, क्योंकि बताया जा रहा था कि जब तक वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती डाउनलोड केडीएम वगैरह, तब तक वो बारकोड स्कैन ही नहीं होता। तो इस कारण से लगभग 1 घंटे तक सब बाहर ही खड़े थे। चलिए देखिए, इसे तेलुगु फिल्म बताया जा रहा है सलार को, परंतु अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि तेलुगु फिल्मों जैसा आपको कुछ इसमें देखने को मिलेगा तो आप पूरी तरीके से गलत है। ये प्रशांत नील की फिल्म है और प्रशांत नील की फिल्म से आप जो भी एक्सपेक्ट करते हैं वही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म पूरे 3 घंटे की है, 3 घंटे को 3 मिनट कम है। देखिए, इसको ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया है। ये न्यूज़ जब बाहर निकल कर आई थी आज से करीब 10-12 दिन पहले, तो उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। हालांकि ये पूरी फिल्म देखने के बाद में आज मुझे समझ में ही नहीं आया कि भाई इसको ए सर्टिफिकेट दिया गया है तो क्यों दिया गया है। मतलब कोई रीज़न मुझे तो कम से कम भाई नहीं दिखा। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम आगे चर्चा करेंगे पेरेंटल गाइडेंस वाले सेक्शन में, रेटिंग देने के बाद में। तो देखिए, राइटर डायरेक्टर इसके प्रशांत नील है। यहाँ पर रिव्यू में मैं कहानी के बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला, और विशेषतः जो एंडिंग वाला ट्विस्ट है कि ये दो जो सबसे जिगरी ऐसे मित्र हैं जिनमें घनिष्ठ मित्रता है, वो सबसे बड़े एक दूसरे के शत्रु क्यों बन जाते हैं। ये जो ट्विस्ट है, ऑब्वियसली वो तो बात तो उन्होंने पहले ही बता दी थी, पर उसके पीछे का रीज़न क्या है वो फिल्म के एंडिंग में उन्होंने रिवील किया है। अब जैसा कि ऑफिशियली यहाँ पर विकिपीडिया के पेज पर सलार के यहाँ पर लिखा गया है कि भाई बेस्ड ऑन उग्रम बाय प्रशांत नील। तो मैंने तो उग्रम देखी नहीं है, तो मुझे तो पता नहीं था कि वो ट्विस्ट क्या है। अब क्या उग्रम जैसा ही ट्विस्ट उन्होंने यहाँ पर दिखाया है या उससे कुछ अलग है? जिन मित्रों ने उग्रम देखी है नीचे आप कमेंट में बताना, ताकि और भी मित्रों को इसके बारे में जानकारी मिले। बाकी मुझे पर्सनली तो मैंने वो गेस नहीं किया था जो कुछ भी उन्होंने फिल्म के एंडिंग में दिखाया है। अब जैसा कि मैंने कल डंकी के रिव्यू में बताया था कि डंकी एक फिल्म के नाम पर मजाक है। अपने आप में वो फिल्म इतनी ज़्यादा घटिया है कि मैंने शुरुआत में ही रिव्यू के बता दिया था कि भाई एनिमल के जो मेकर्स हैं वो मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दें, और जो सलार के मेकर्स है वे चादर तान कर खा पी कर शांति से सो जाएं, क्योंकि डंकी इतनी घटिया है कि मुझे नहीं लगता कि दर्शक उस तरफ मुड़ेंगे। भले ही जो कुछ भी है काफ़ी कुछ हम देखते हैं, क्या क्या छोड़िए, वो उस तरफ में जाना ही नहीं चाहता जो भी है, परंतु ऑब्वियसली उसका फ़ायदा एनिमल और सलार को होगा, ऐसा मैंने कल कहा था। और अभी तो मैं फिर से एक बार विश्वास से कह सकता हूँ कि एनिमल पक्का 1000 करोड़ की तरफ आगे बढ़ेगी। रही बात सलार की, देखिए, हो सकता है कि कुछ मित्रों को मेरी बात पसंद नहीं आए, पर भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता। जो भी मैंने कुछ फील किया फिल्म देखने के बाद में, वही जैसा का तैसा मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, ट्रेलर देखने के बाद में जो मैंने कहा था कि जो एक पूरा नया अलग यूनिवर्स यहाँ पर प्रशांत नील ने खड़ा किया है ना, वो बात सबसे ज़्यादा, उस बात ने मुझे प्रभावित किया था। ट्रेलर में भी हमने देखा था कि खानसार एक पूरी फिक्शनल काल्पनिक एक नई ऐसी जगह यहाँ पर दिखाई गई है। वहाँ की सामाजिक व्यवस्था फिल्म में कैसे दिखाई जाएगी, समाज के अलग अलग वर्गों को कैसे दिखाया जाएगा, वहाँ की न्याय व्यवस्था को कैसे दिखाया जाएगा, शासन प्रशासन वहाँ पर कैसा होगा, और एक पूरा एक बड़े संसद जैसी जो एक बड़ी बिल्डिंग हम जहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर राजगद्दी रखी गई है, तो वो पूरी वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी। राजगद्दी भी है तो उसकी भी व्यवस्था कैसे होगी, ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये मैंने ट्रेलर रिव्यू में कहा था, आप अभी भी मेरा सलार का ट्रेलर रिव्यू देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ उस पार्ट पर बहुत मेहनत की गई है। मतलब खानसार ये जो पूरी जगह है, उस वहाँ की शासन प्रणाली कैसी है, प्रशासन कैसा है, उनका जो अलग पूरा संविधान है, उस संविधान का भी एक निबंधन उन्होंने अलग नाम दिया है। तो ये पूरा अलग संविधान वहाँ पर लिखा गया है, और जो शासन व्यवस्था है उसके लिए खानसार के 101 टुकड़े उन्होंने किए हैं। हर एक टुकड़े पर एक अलग अलग व्यक्ति वहाँ
का नियंत्रण करता है, एक प्रकार से वहाँ का लीडर होता है। उस हर एक व्यक्ति के लिए 101 ऐसे कड़े होते हैं जो हाथ में उनको पहनाए जाते हैं कि भाई ये इस क्षेत्र का लीडर है, वो वहाँ का जगह देखेगा। जैसे अलग अलग राज्य हम कह सकते हैं खानसार के, और अलग अलग जो ट्राइब्स है, अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग नाम उन्होंने दिए हैं। हर एक ट्राइब को अलग लुक वहाँ पर उन्होंने दिया है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, बारीक जो डिटेलिंग है, उस पर तो डेफिनेटली प्रशांत नील ने काफ़ी मेहनत की है। ये पूरा अलग यूनिवर्स डेवलप करना ऐसे वो कोई छोटी बात भी नहीं है। और खानसार की बात करें तो फिक्शनल वर्ल्ड है, पर ये कहाँ पर है, कैसे है, तो उसको लेकर वैसे मैं कहानी के बारे में चर्चा नहीं करने वाला, पर खानसार के बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि स्वतंत्रता के समय खानसार ने भारत से मिलने से मना कर दिया था कि नहीं भाई, हम अलग ही रहेंगे, और फिर भारत का संविधान हमारे यहाँ पर लागू नहीं होगा, पर खानसार के जो नियम हैं वो भारत पर लागू होते हैं। ऐसा फिल्म में उन्होंने दिखाया है, काल्पनिक जगत है। और इवन भारत में जितने भी कुछ 2 नंबर के धंधे होते हैं, उनका खानसार में कट भी जाता है, ऐसा उन्होंने फिल्म में बताया है। बाद में फिर राजगद्दी के लिए वहाँ पर लड़ाई होती है। राजमन्नार वहाँ पर अपने उस गद्दी पर बैठता है, और फिर राजमन्नार अपने बेटे वर्धा को वहाँ पर गद्दी पर बिठाने वाला होता है। उसके बाद में वहाँ पर एक विद्रोह हो जाता है, अलग अलग ट्राइब्स विद्रोह कर देते हैं। गद्दी की लड़ाई कुल मिलाकर खानसार में चल रही है। और जैसा कि वो ट्रेलर में आपने देखा है कि वर्धा अपने मित्र को वहाँ पर बुलाता है, 1 मैन आर्मी। मतलब बाकी जो ट्राइब्स है, किसी ने सर्बिया से, किसी ने रशिया से, किसी ने अफगानिस्तान से, किसी ने यहाँ से वहाँ से, काफ़ी सारे अलग अलग आर्मीज़ को बाकी ट्राइब्स ने बुलाया है, पर वर्धा केवल अपने मित्र को वहाँ पर बुलाता है। पर यह सस्पेंस एंडिंग तक बना रहता है कि भाई आखिर हुआ क्या, ये दोनों शत्रु कब बने तो कैसे बने, ये सस्पेंस उन्होंने एंडिंग तक बना करके रखा है। हालांकि एक बात जो सेकंड हाफ में सस्पेंस नहीं रहती, वो ये कि फिल्म में अभी मतलब शुरुआत जब होती तो वर्तमान के समय से होती, 2017 का उन्होंने समय दिखाया है, और उसके बाद में फिर फ्लैशबैक में फिल्म बाद में जाती है, सेकंड हाफ में जाने के बाद में, बराबर। तो फर्स्ट हाफ में हमें पता होता है कि कौन सा कैरेक्टर जिंदा है, कौन सा कैरेक्टर जीवित है, और वहाँ पर किस परिस्थिति में ऑलरेडी 2017 में आकर के पहुँचे हैं। तो सेकंड हाफ में जाने के बाद में जो कुछ भी कई सारी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, पर वहाँ पर हमें अंदर से इतना पता होता है कि भाई ये कैरेक्टर तो जीवित रहने वाला है, ये कैरेक्टर तो जीवित रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में वर्तमान के समय में हमने ऑलरेडी उन सबको देखा हुआ होता है। तो वो एक बात फिर उतना अंदर थ्रिल नहीं रह पाता, पता होता है कि भाई ये तो जीवित ही रहने वाला है, भले वो कितने लोग उसके सामने आए लड़ने के लिए, कुछ भी हो जाए, इसको कुछ नहीं होने वाला। तो वो एक जो डर था, या एक तो जो सस्पेंस बना रहता है ना कि भाई अब ये जो लड़ाई हो रही है उसके बाद में कौन जीवित रहेगा कौन नहीं रहेगा, वो सस्पेंस सेकंड हाफ में नहीं था। सस्पेंस कौन सा है, शत्रुता क्यों हुई थी, क्या रीज़न था, तो वो बिल्कुल एंडिंग में उन्होंने रिवील किया है। तो ये बातें थी जो फिल्म में, जिसके लिए प्रशांत नील को क्रेडिट देना पड़ेगा, ये अच्छी बातें मैंने बता दी। अब जो भाई मुझे बात पसंद नहीं आई वो थी इसकी फिल्म मेकिंग। प्रशांत नील की फिल्म मेकिंग स्टाइल भाई मेरे लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं होती भाई, पता नहीं, मतलब झेला ही नहीं जाता मुझे। सब कुछ एक तो काला काला काला, ऊपर से कंटिन्यूसली लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक, और किसी भी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते समय, मतलब जैसे कि ये है देवरत्ना रायसेन, देवरत्ना या क्या नाम था, एक मिनट, देवरथा रायसानी नाम है उसका। तो जैसे ही बैकग्राउंड में कोई वॉइस ओवर हमें सुनाई देता है कि ये है देवरथा रायसानी, और वैसे ही बैकग्राउंड में फिर लाउड म्यूजिक बजने लगेगा, और सारे के सारे कैरेक्टर्स ऐसे 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 फिर उसकी तरफ एकदम से शॉक होकर के देखने लगेंगे। और ऐसे कई सारे, मतलब बार बार ये फिल्म में होता रहता है। तो ये तो एक बात होगी, फिल्म मेकिंग की स्टाइल मुझे नहीं है, बिल्कुल भी वो पसंद नहीं है। और ऊपर से जो भाई कैरेक्टर्स को जो लुक दिया है ना, वो इतना अनलाइकेबल था, इतना अनलाइकेबल था कि किसी भी कैरेक्टर के प्रति मन में ऐसे कोई सिंपैथी ही नहीं बन पाती, बिल्कुल भी नहीं बन पाती सिंपैथी। मतलब खानसार में भी जो अलग अलग ट्राइब्स जिन्होंने दिखाई है, या पृथ्वीराज, उनका भी जो कैरेक्टर है वर्धा का, उसका भी जो पात्र है, या उसके पिता भी जो है, वो भी ऑब्वियसली जो भी जिस प्रकार का उनका व्यक्तिमत्व दिखाया है, हम उनसे हेट ही करते हैं, वर्धा के पिता से भी। शुरुआत में ही हम देखते हैं कि मतलब वर्धा के पिता ने ये नियम बनाया हुआ होता है कि गद्दी के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, और जो भी व्यक्ति जीतता है वो दूसरे ट्राइब की औरतों को अपने पास रख लेता है,
शारीरिक शोषण वगैरह, उनका बलात्कार वगैरह वो करते हैं, जीतने वाला जो होता है। और ये नियम वर्दा के पिता ने बनाया हुआ है, ऐसा शुरुआत में फर्स्ट हाफ में ही बताया गया है। तो वर्दा के पिता ऐसे हैं और वर्दा कोई अपने पिता के विरुद्ध है ऐसा भी पता नहीं, दिखाया नहीं गया। तो ऑब्वियसली वर्दा, उसके पिता, उनके प्रति भी हमारे मन में कोई सिंपैथी नहीं रहती है। हालांकि फिर बाद में सब वो धीरे धीरे बातें रिवील होती, पर कुल मिलाकर एक भी कैरेक्टर ऐसा लाइकेबल नहीं था। किसी की भी प्रति मेरे मन में तो ऐसी कोई सिंपैथी नहीं बनी, उनको जानने की, समझने की मेरी तो इच्छा नहीं बनी। और ऊपर से वो जो विचित्र से ऐसे चेहरे बनाकर वो हंसते हैं, दांत निकालते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो इतना अति हो जाता है। ठीक है, किसी एक कैरेक्टर को आप थोड़ा सा साइको दिखा रहे हो, उस कारण से वो थोड़ा सा पागलों जैसा उसका हंसना वगैरह, ठीक है, उतना हम झेल सकते हैं। पर भाई फिल्म के सारे के सारे, हाँ, सारे के सारे लगभग 90% कैरेक्टर्स अगर इसी तरीके से मूर्खों की तरह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, विचित्र से चेहरे बनाकर, वो इनटॉलरेबल हो गया था सेकंड हाफ में, विशेषतः जाने के बाद में। मतलब इवन उनको जिस प्रकार का लुक दिया है ना खान सर के कैरेक्टर्स को, इवन ज़ोंबीज भी उनसे बेटर दिखते हैं, इस प्रकार का लुक था भाई। मतलब क्यों, क्या क्या रीजन था इस सब के पीछे, क्यों ऐसे कैरेक्टर्स लिखने हैं? वो देखकर ही अंदर से बड़ा ही विचित्र सा फील हो रहा था मुझे उन सब कैरेक्टर्स की तरफ देखकर और उनके एक्सप्रेशंस को विशेषतः देखकर। हालांकि बाद में जेल का एक सीक्वेंस है, आप देखना फिल्म में, वहाँ पर कुछ 101 लोगों को ऐसे ड्रग्स वगैरह दे करके बिल्कुल ज़ोंबीज़ की तरह बना करके रखा था। तो ठीक है, उनका चीखना चिल्लाना हम समझ भी सकते हैं, पर बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो भी बड़ा ही विचित्र तरीके से हंस रहे हैं, दांत निकाल कर बड़े ही विचित्र चेहरे बनाकर। भाई वो मेरे लिए तो बड़ा ही अजीब सी फीलिंग थी जब मैं वो सब स्क्रीन पर देख रहा था। ऊपर से प्रभास का भी जो कैरेक्टर था, पता नहीं, पूरा डल लग रहा था। मतलब एकदम से शांत, जैसे कुछ अंदर कुछ फील ही नहीं हो रहा था, पता नहीं, एकदम से शांति से वो कैरेक्टर चल रहा है, कुछ पता नहीं भाई, मुझे तो डल लगा कुल मिलाकर प्रभास का कैरेक्टर। और बाकी ओवरऑल खानसार, वहाँ का जो सामाजिक चित्रण, व्यवस्था वगैरह, जो सांस्कृतिक चित्रण भी जिस प्रकार का किया है, वो मुझे कम से कम अपमानजनक लगा। जैसे कि माँ काली को लेकर के जो एक पूरा सीन है, हो सकता है कि इसके मेकर्स ने वो सम्मान देने की दृष्टि से वो सीक्वेंस डाली हो, पर मुझे कम से कम वो अपमानजनक ही लगा। माँ काली और उनके अनुयायियों का सम्मान वहाँ पर मुझे तो नहीं दिखा, अपमान ही मुझे कम से कम लगा। जैसे कि एक नारंग नाम का एक लीडर है, उसका बेटा होता है विष्णु। तो ये विष्णु, उनके खानसार में ही एक कम्युनिटी दिखाई है, ट्राइब दिखाई है, उनका नाम है महारा। तो ये जो महारा होते हैं, वहाँ पर एक तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि उनकी जो सोसाइटी है वहाँ पर सब की सब महिलाएं ही दिखाई देती है, बिल्कुल गरीबी दिखाई है, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी हम सब वहाँ पर देखते हैं, और सब की सब महिलाएं हैं इस कम्युनिटी में। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये मैं तो समझ नहीं पाया, पर चलिए, लाल रंगों में वो सब महिलाएं हमें वहाँ पर दिखाई देती है। तो ये जो नारंग का बेटा विष्णु होता है, वो हर रोज़ इस महारा कम्युनिटी की जो बच्चियां हैं, नाबालिग छोटी छोटी बच्चियां, उनके साथ वो बलात्कार करता है हर रोज़ वहाँ पर वो उनकी जगह पर जाता है, उनकी कॉलोनी में, बस्ती में, और वहाँ पर पतंग उड़ाता है। वो पतंग जिसके भी घर पर जाकर गिरती है, उस घर की छोटी बच्ची को उठा कर लाया जाता है। अब उठा कर लाने के लिए भी जो कुछ लोग दिखाए हैं, वो त्रिपुंड लगाए हुए, हाथों में डमरू है, सनातन संस्कृति के प्रतीक उनके शरीर पर हम देखते हैं। तो ये त्रिपुंड लगाए हुए, हाथों में डमरू लिए हुए 7-8 लोग जाते हैं और उस बच्ची को बलात्कार करने के लिए विष्णु के पास में लेकर के आते हैं। मतलब क्या सेंस था इन बातों का? जबकि पूरे के पूरे खानसार में हम देखते हैं किस प्रकार से सनातन संस्कृति के प्रतीक नहीं दिखते हमें किसी भी कैरेक्टर के, ज़्यादा कोई कैरेक्टर्स के शरीर पर, त्रिपुंड या डमरू आदि। एक पंडित नाम का भी कैरेक्टर है, वो भी बिल्कुल छपरी जैसा उसको दिखाया है, लिटरली छपरी। पता नहीं क्या रीज़न था उससे उस पैसा दिखाने के पीछे। और फिर ये जो त्रिपुंड लगाए हुए कैरेक्टर्स है, डमरू बजाते हुए, ऐसा उस बच्ची को लेकर के आते हैं ताकि विष्णु बलात्कार कर सके। और उसके बाद में ये जो महारा ट्राइब है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, वे वर्षों से माँ काली की पूजा करती आई थी कि माँ काली हमारी रक्षा करिए, हमारी बहन बेटियों की, बच्चियों की रक्षा करिए। पर वर्षों से बलात्कार होते आया था। अभी नारंग का बेटा विष्णु कर रहा है, उसके पहले भी दूसरे लोग, वो लगातार इस ट्राइब की जो महिलाएं हैं उनके साथ बलात्कार होते आया है वहाँ पर।
और ये वर्षों से माँ काली की आराधना करते आए हैं। हालांकि माँ काली की भी जो मूर्ति है जैसी हम देखते हैं वैसी नहीं दिखाई है, अलग ही उन्होंने माँ काली की मूर्ति वहाँ पर दिखाई है। बाद में ऑब्वियसली प्रभास का जो कैरेक्टर है देवा, वो उन सब की वहाँ पर रक्षा करने के लिए आता है और आने के बाद में कहता है कि तुम लोगों का तरीका ही गलत है, माँ काली की तुम प्रार्थना करते आए थे पर तुम लोगों का तरीका गलत है, तुम्हें तो बलि चढ़ानी चाहिए। कि भेड़ बकरी उनका वो उदाहरण दे करके प्रभास वहाँ पर कहता है और विष्णु जो पात्र है जो उन सब बच्चियों का बलात्कार करता था तो उसको एक बलि के रूप में एक सिंबॉलिक वे में उन्होंने वहाँ पर दिखाया है। कुल मिलाकर मुझे पर्सनली वो पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है वो सही नहीं लगी। नहीं, मुझे पर्सनली नहीं लगी, हो सकता है किसी किसी को वो सही लगे, अच्छा लगे, मुझे नहीं आया वो सब कुछ पसंद। बाकी एक्शन की भी बात करें तो वहाँ पर भी फिल्म ने मुझे डिसअपॉइंट किया। जितना कुछ हमने ट्रेलर में देखा था उससे कुछ बहुत अलग या नया ऐसा कुछ भी फिल्म में तो नहीं था। और जैसे कि मैंने कहा ए सर्टिफिकेट पता नहीं क्यों दिया, 2-3 जगह पर मतलब जो हमने एक पैर कटने का सीन हमने ट्रेलर में जो देखा था वैसे जितना मुझे याद आ रहा है 2 और सीन थे जहाँ पर ऐसे सामने से दिखाया गया है कि भाई हाथ कट रहा है। जैसे कि एक सीन में 2 सीन में हाथ कट रहे हैं और एक सीन में पैर कट रहा है, वो तो हमने ट्रेलर में ही देखा था। तो इतना ही, इससे अलग कुछ हमने बहुत कुछ ऐसा ब्रूटल वायलेंस वगैरह देखने को मिल रहा हो वो भी नहीं था फिल्म में। और इवन जैसा कि मैंने कहा प्रभास का कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा डल लग रहा था उन एक्शन सीक्वेंसेस में भी। वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा कि मुझे पर्सनली फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं सलार को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स, और वो भी बस प्रशांत नील उन्होंने जो पूरा एक अलग यूनिवर्स डेवलप किया वहाँ पर, हाँ उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, पर प्रेजेंटेशन हो, फिल्म मेकिंग हो, कैरेक्टर्स हो, सब कुछ बिल्कुल ही अनलाइकेबल था। कहीं पर भी मैं फिल्म के साथ में नहीं जुड़ पाया। बाकी पेरेंटल गाइडेंस के बारे में तो हमने ऑलरेडी 2 बार वीडियो में चर्चा कर ही ली है। बस वायलेंस जो आपने ट्रेलर में देखा वैसे 1-2-3 सीन्स और हैं, उसके अलावा और कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि ए सर्टिफिकेट फिल्म को देना चाहिए था। बाकी दोस्तों आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।